जैसे आपने बताया कि कुछ कंपनियों से जुड़ करके हम स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई प्रोडक्शन कर रही हो तो वहां से मुझे हेल्प मिल जाएगा। राइट। कुछ ओनर्स ऐसे भी हैं जो कि कहीं जुड़ना नहीं चाहते हैं, जो है मेरा खुद का है। तो ऐसे सिचुएशन में उनके पास में मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? कोरोना के टाइम पे उनका बिजनेस बंद हुआ जिनके पास इमरजेंसी फंड नहीं था। एग्जैक्टली। राइट। यस। और कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरा बिजनेस अभी जैसा चल रहा है हमेशा ऐसा चलेगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस एक बिजनेसमैन को मार देता है। एक कंपनी का ओनर एज अ कंसल्टेंट हम लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि आपकी एक स्पेसिफिक सैलरी होनी चाहिए, या फिर कंपनी के हर मंथ के प्रॉफिट में से आप कुछ परसेंटेज की अमाउंट अलग करो। बट लोगों को ये चीजें समझ ही नहीं आती है कि ये जरूरी क्यों है, और अगर ये नहीं करते हैं तो उनको नुकसान क्या हो सकता है। महीने का उनका प्रॉफिट 8 या 9 लाख का हो रहा है और टीम की सैलरी ऑल ओवर वो 10 लाख की दे रहे हैं। उनको यही नहीं पता है कि मुझे कितनी टीम रखनी है और उनकी सैलरी का मुझे क्या बजट क्राइटेरिया रखना है। अचानक से पता चलता है, फिर वो डिसीजंस पे आते हैं कि नहीं भाई टीम ज्यादा हो गई है, फायरिंग करो। तो कैसे डिसाइड करें कि मार्केटिंग में कितना रखना है, टीम डेवलपमेंट में कितना रखना है, एंड प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर में कितना एक्सपेंशन करना है? यार मैंने कोई चीज बनाई है, ठीक है, मैंने कोई चीज बनाई, बड़ी मेहनत करके बनाई, सालों लगा के बनाया। अब मैं वो चीज आपको डायरेक्टली देने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा हक है ना कि मैं आपको अपने टर्म कंडीशन पे दूंगा। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आज के पॉडकास्ट में मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आज के डेट में 99% बिजनेस के ओनर्स की एक प्रॉब्लम है, और कई बार तो उनको पता भी नहीं है कि ये उनके लिए एक प्रॉब्लम है। मेरा आज का टॉपिक है बजट मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो उससे रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो मैं मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रेजेंट करना चाहूंगी कि एक जो स्टार्टअप कंपनी है, बिजनेस स्टार्ट कर रही है, उनको नहीं आइडिया है कि मुझे अगला स्टेप क्या लेना है, कैसे करना है। और ज्यादातर देखा गया है कि एक स्टार्टअप कंपनी बंद होने का जो कारण है वो यही होता है, इन्वेस्टमेंट उनके पास नहीं होता है, सैलरी भी नहीं देने के लिए पैसे होते हैं। तो ज्यादातर कंपनियां बंद करने का कारण ये होता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि एक स्टार्टअप कंपनीज को क्या गलतियां करने से बचना चाहिए, स्पेसिफिक फॉर फाइनेंस मैनेजमेंट। राइट। देखो, जब भी कोई भी बिजनेस या कोई भी न्यू बिजनेस जब स्टार्ट करता है तो फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा होता है, किसी भी बिजनेस का बहुत अहम हिस्सा होता है। तो फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। दो तरह के बिजनेसमैन होते हैं, एक जिनके पास पैसा होता है और वो अपने बिजनेस को शुरू करते हैं, और दूसरे लोग होते हैं जिनके पास पैसा या तो नहीं होता या तो कम होता है लेकिन उनको भी बिजनेस शुरू करना है। तो पहले वाले केसेस के अंदर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी करो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा तादाद है वो ये दूसरे टाइप के लोगों के पास, या तो पैसे नहीं है या तो पैसे बहुत कम है। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपका फिक्स कॉस्टिंग वो कम रहे। क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका बिजनेस शुरू हो रहा है, आपकी इनकम आना स्टार्ट हुई नहीं, आपका रेवेन्यू नहीं आ रहा है, आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपने फिक्स खर्चे बांध दिए कि इतना तो मुझे हर महीने देना ही है, यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि आपका आ नहीं रहा है लेकिन जाने का जो पूरा है वो फिक्स हो गया। अब जाना फिक्स है तो आप 1 महीना बेयर करोगे, 2 महीना बेयर करोगे, फिर इंसान क्या करता है, एडजस्टमेंट करने लगता है। फिर उसका पूरा माइंडसेट, पूरा फोकस, पूरी मेहनत इस चीज़ में जाती है कि मेरे महीने का खर्चा मैं निकालूं कैसे, या मेरे खर्चे मैं पूरे कैसे करूं। वो बैंक के पास जाता है, लोन में लेता है, वो प्राइवेट लोगों के पास जाता है और वहाँ से ब्याज पे पैसे लाता है। तो इन सब में उसका पूरा माइंड चला जाता है, जबकि उसका पूरा दिमाग, पूरा माइंडसेट, पूरा का पूरा जो एनर्जी है बिजनेस को बिल्ड करने में जाना चाहिए। तो आप जब पैसे की जुगाड़ करने में बिजी हो गए तो धंधा करेगा कौन? तो पहली चीज जो एक गलती बिजनेसमैन को करने से बचनी नहीं है, अपना फिक्स खर्चा जो है वो इनिशियल लेवल पे जितना कम रख सको उतना कम रखो। आज समझो जो स्मार्ट, जो आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योर्स है, वो लोग आप देखो तो फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। मतलब मुझे कोई चीज़ करनी है तो मैं फिक्स सैलरी पे किसी को हायर नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हर महीने मैं शायद उसकी सैलरी नहीं दे पाऊंगा, तो मैं फ्रीलांसर ढूंढता हूँ। तो फ्रीलांसर में होता है क्या, जितना मेरा काम हुआ मैंने उतना पैसा दिया, काम नहीं तो पैसा नहीं, राइट। और मार्केट में फ्रीलांसर्स भी ऐसे ही अवेलेबल है जिनको बंध के नहीं रहना है। वो भी चाहते हैं कि मैं जितना काम करूँ मुझे उतना पैसा मिले। मैं 9 से 6 की नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो सुबह 5 बजे भी काम करना चाहता हूँ, रात को 12 बजे भी काम करना चाहता हूँ, अगर मुझे पैसे ज़्यादा कमाने हैं तो मार्केट में फ्रीलांसर्स भी अवेलेबल है। तो इनिशियल लेवल पे आप ट्राई करो कि आपके फिक्स खर्चे जो हो वो कम हो, आप वेरिएबल खर्चे रखो, मतलब जितना काम होगा उतना।
तो पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक बिजनेसमैन को स्टार्टिंग लेवल पे ध्यान देने में, कि आपका फिक्स खर्चा आप बांधो मत। चाहे आप मानिए कि एज एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको चाहिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, आपको फैक्ट्री चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। अब आप इसमें खर्चा करने जाओगे तो हो सकता है आपकी कैपेसिटी कम है, तो शायद आप फंस जाओगे। तो आप क्या करो, आप आउटसोर्स कर लो। मार्केट में ऑलरेडी कोई फैक्ट्री लेकर बैठा है, लेबर लेकर बैठा है, मशीनरी लेकर बैठा है, और उनके लिए ये चीज़ें करना आपके लिए ईजी है, और आपके लिए भी आसान है कि आपको जितना पैसा है उतना ही माल बनवाओ, तो आपका फिक्स खर्चा होने से बच जाएगा। तीसरा, कि मानो कि एज एग्जांपल आज के टाइम पे आपको प्रोडक्ट को अपने सेल भी करनी है, तो सेल करने के लिए आज मार्केट के अंदर मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी काम करती है जिसको कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या कहती है कि भाई आपका जितना बिकेगा मैं उतना पैसा लूंगा, फालतू की ऐड मुझे नहीं चलानी, फालतू की मुझे ब्रांड नहीं बनानी है, फालतू की मुझे अवेयरनेस नहीं क्रिएट करनी है, मुझे तो जितना मैं बेचूंगा उतना मुझे आपको कमीशन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके आपके खर्चे को, फिक्स जो खर्चा है उसको कम कर सकते हो, और आपके पास पैसा रहेगा तो आप अपने डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखोगे। देखो, इंसानों में दो तरह के, जैसे मेल होते हैं, फीमेल होती है। तो फीमेल अपने आपको कॉन्फिडेंस तब फील करती हैं जब वो अच्छी दिख रही है, और मेल अपने आप को तब कॉन्फिडेंट फील करता है जब उसके जेब में पैसा है। तो बिजनेसमैन जो होता है ना, उसके जेब में पैसा है तो उसको कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई हाँ, मेरे बिजनेस को मैं ग्रो करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। तो इनिशियल लेवल पे आपके फिक्स खर्चे आप कम रख के आप अपने बिजनेस को अगर स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आप ये गलती करने से बचोगे और आपका बिजनेस स्ट्रगल नहीं करेगा। ओके, इसमें सर एक और मेरा क्रॉस क्वेश्चन रहेगा आपसे। जैसे आपने बताया कि कुछ कंपनियों से जुड़ करके हम स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई प्रोडक्शन कर रही हो तो वहां से मुझे हेल्प मिल जाएगा। कुछ ओनर्स ऐसे भी हैं जो कि कहीं जुड़ना नहीं चाहते हैं, जो है मेरा खुद का है। तो ऐसे सिचुएशन में उनके पास में मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तब वो एक स्टार्टअप कर सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली शुरू करने के बाद 2 से 3 चीजें तो जानी है, प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर में थोड़ा इन्वेस्टमेंट, रेंट या लाइट बिल का थोड़ा इन्वेस्टमेंट, तो क्या होना चाहिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट? देखो, पहली चीज तो बिजनेस के अंदर आप किसी चीज को फिक्स मत करो, मतलब कि आपको ये चीज माइंड सेट रखना है नहीं कि मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। मतलब आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि आप अभी फैक्ट्री मत लगाओ, आप जबरदस्ती लगाने क्यों जा रहे हो? अगर आप लगाने भी जा रहे हो तो कम से कम 6 महीने का बैकअप आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ का। मानो कि आपके हर महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है, जिसमें आपका रेंट हो गया, आपकी सैलरी हो गया, आपकी बिल्स हो गए, ये सब मिला के आपका 1 लाख रुपए का खर्चा है। तो आपके पास कम से कम 6 लाख रुपए आपके पास बैकअप में फंड होना चाहिए, इमरजेंसी फंड जिसको कहते हैं। कि इन केसेस 6 महीने में आपका बिजनेस नहीं चला या 6 महीने में आपको कस्टमर्स नहीं मिले, मार्केट से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आपका फिक्स खर्चा आप कैसे दोगे? और फिक्स खर्चा आप नहीं दोगे तो अल्टीमेटली लास्ट में करना क्या पड़ेगा? आपकी फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। तो आप ये प्लान करके चलो कि भाई मेरे पास 6 लाख रुपए कम से कम 6 महीने का या 4 महीने या 3 महीने का मेरे पास बैकअप फंड होना चाहिए, कि अगर मेरा बिजनेस मार्केट में रिस्पॉन्स नहीं करता है तो मैं एटलीस्ट मेरा जो फिक्स खर्चा है वो मैं दे सकूं। समझो, कोरोना के टाइम पे उनका बिजनेस बंद हुआ जिनके पास इमरजेंसी फंड नहीं था। एग्जैक्टली, राइट। और कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरा बिजनेस अभी जैसा चल रहा है हमेशा ऐसा चलेगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस एक बिजनेसमैन को मार देता है। तो आप ये चीज प्लान करके चलो कि अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन साथ में ये चीज भी आपको प्लान करनी चलेगी कि एक टाइम पे ऐसा आएगा जब टफ सिचुएशन होगी, तब के लिए मेरे पास अभी मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो एक कबीर का एक दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख कहाँ है कहो। इसका मतलब ये, आपके अच्छा समय चल रहा है तो आप अभी से ही अपने बुरे टाइम के लिए प्लानिंग करके रखो, क्योंकि बुरा टाइम आएगा तो वही चीज़ आपको सपोर्ट करेगा। तो मिनिमम कम से कम 3 से 6 महीने का उनके पास बैकअप फंड होना चाहिए अगर वो अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस आंसर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक कंपनी का ओनर एज अ कंसल्टेंट हम लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि आपकी एक स्पेसिफिक सैलरी होनी चाहिए या फिर कंपनी के हर मंथ के प्रॉफिट में से आप कुछ परसेंटेज की अमाउंट अलग करो। बट लोगों को ये चीजें समझ ही नहीं आती है कि ये जरूरी क्यों है और अगर ये नहीं करते हैं तो उनको नुकसान क्या हो सकता है। और कुछ लोग चाह के भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मैं लूं कितना। अब उनके बेबी बच्चों के खर्चे वो कैसे डिफाइन करें कि उनको कितना लेना चाहिए? तो इसमें आपका क्या सजेशन रहेगा सर? देखो, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितना लेना चाहिए, लेकिन आप शुरुआत में जितना कम लो उतना आपके लिए अच्छा है। देखो, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो बिजनेस है ना वो एक इन्वेस्टमेंट है।
और बिजनेस में जितना टाइम आप इन्वेस्टमेंट को बना के रखोगे रिटर्न उतना ज़्यादा मिलेगा। जैसे एज एग्जांपल, आज कोई स्टॉक मार्केट के अंदर कोई पैसा इन्वेस्ट करता है और लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टर है, तो वो क्या सोचता है कि मैंने जो पैसा लगाया इसको 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में रखूंगा, तब ये पैसा मेरा ग्रो करके मुझे देगा। राइट ना? अब आप आज स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो, कल निकाल रहे हो, तो आपका बिजनेस या आपका जो रिटर्न है वो आएगा नहीं। तो इनिशियल लेवल पर आप अगर बिजनेस को रन कर रहे हो तो आप अपने जो भी मिनिमम खर्चे है, जैसे कि मानोगे घर में आपका खर्चा एक है कि भाई आपका घर है तो घर परिवार है, बच्चों की पढ़ाई है, राशन का खर्चा है, आपके नॉर्मल खर्चे हैं, तो आप कितना कम ले सकते हो, क्योंकि शुरुआत में आपके बिजनेस को आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। राइट, तो सपोर्ट आप कैसे दे सकते हो? सपोर्ट आप दे सकते हो कि मिनिमम आप अपने एक्सपेंसेस कम करके, चाहे आपके पर्सनल हो चाहे कंपनी को, तो जितना कंपनी में फंड रहेगा उतना आपकी कंपनी और आप कॉन्फिडेंस फील करोगे। तो मैं तो कहता हूं कि अगर आपका बिजनेस या आपका घर जो 25,000 में चल रहा है तो आप 25,000 30,000 आप ले लो। और कब तक लो, इसका भी एक क्राइटेरिया है। जब तक आपका बिजनेस जो है ना प्रॉफिट ना देना शुरू करे तब तक आप उसके बाद प्रॉफिट ले जाओ ना। एज एग्जाम्पल मानो कि हम बहुत सारी कंपनी के साथ में कंसल्टिंग करते हैं, तो उनके साथ ये डिस्कशन होता है कि सर आप कैसे अपने बिजनेस के अंदर अपना जो सैलरी वगैरह है डिसाइड करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं सर हम सैलरी साल भर नहीं लेते हैं, साल के एंड में जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को हम डिवाइड करके हम लेते हैं। मतलब ये तरीका भी गलत है, क्योंकि इसमें लास्ट में प्रॉफिट आपका आया तो लास्ट का प्रॉफिट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना अपने नए साल के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए, नई चीज़ों के लिए, नए फैक्ट्रीज के लिए। तो आपका प्रॉफिट आप घर लेकर गए तो आपका धंधा बढ़ेगा कैसे? तो आपका फिक्स खर्चा हर महीने का, मानो कि आपका फिक्स खर्चा 25,000 है तो आप 30,000 महीने का ले लो और आप लो ये 2 साल या 3 साल, मिनिमम 3 साल तक, क्योंकि 3 साल में आपका स्टेज चेंज होता है। तो 3 साल के बाद में आप हर साल अपने सैलरी को इंक्रीज कर सकते हो कि मानो कि आपका 25,000 30,000 आप ले रहे हो, अगले साल आप 40,000 कर दो, 30,000 कर दो, 50,000 कर दो। तो जैसे जैसे आपकी कंपनी का एक एक्सपेंसेस या आपका कंपनी का ग्रोथ होता जा रहा है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ाओ। आज शायद आपको आइडिया होगा कि रिलायंस के अंदर मुकेश अंबानी जो हैं उनकी भी सैलरी फिक्स है। एग्जैक्टली है ना? आज लगभग इतने बड़े एम्पायर का मालिक, वो भी हर साल का लगभग कुछ 14 या 15 करोड़ ही सैलरी लेते हैं। राइट ना? तो कहने का मतलब अगर उनके हिसाब से देखने जाए या हम अगर ये सोचे तो मैं उस लेवल पे होता तो सारा का सारा प्रॉफिट मैं घर लेके जाऊँ, बट इससे आपकी कंपनी बढ़ेगी कैसे? तो उन्होंने क्या किया है, प्रॉफिट को कंपनी में रखा है। आज आप न्यूज़ में सुनने को आपको मिलेगा कि रिलायंस ने इस कंपनी को इतने 1,000 करोड़ में खरीद लिया, अदानी ने इस कंपनी को इतने 1,000 करोड़ में खरीद लिया, टाटा ने इतने करोड़ में खरीद लिया। तो ये पैसा आया कहाँ से? ये पैसा प्रॉफिट का था। जो हर साल प्रॉफिट बचता था उस प्रॉफिट को कंपनी में रखा जाता था। और हमारे यहाँ के जो छोटे बिजनेसमैन है ना, वो प्रॉफिट में से अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ें पूरी करते हैं। कंपनी के अंदर वो चीज़ें, मतलब कंपनी ऊपर से दिख रही है अच्छी है, अंदर से खोखली है। तो अंदर से खोखली आपकी कंपनी रहेगी तो कभी भी वो ढह जाएगी। तो आपके अंदर से कंपनी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, और स्ट्रांग तब होगी जब आपके पास कैपिटल होगा। जितना बढ़िया जिसके पास कैपिटल उतनी कंपनी उसकी स्ट्रांग। क्यों? क्योंकि वो किसी भी सिचुएशन में कुछ भी डिसीजन ले सकता है। आपके पास पैसा है एज एग्जांपल, और आपको लगा कि यार ये चीज़ करने से मेरे बिजनेस में फ़ायदा होगा, तो आप तुरंत उसके लिए डिसीजन ले पाओगे। क्यों? आपके पास पैसा है। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपको पता भी है ज़रूरी है, उसके बावजूद भी आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो जितना आप अपने खर्चे को इनिशियल लेवल पे कम रख सकते हो और आपकी कंपनी में कैपिटल को बढ़ा सकते हो, उतना ही आपकी कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी। अभी सर इंडिया के एमएसएमईज की प्रॉब्लम क्या है? जब जितनी रिक्वायरमेंट हुई तब उतना उनके कंपनी से उठा लिया। एग्जैक्टली। इसका क्या सॉल्यूशन है? ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, समझो, ये बहुत बड़ा ब्लंडर। और एमएसएमई ग्रो नहीं कर रहे हैं, उनका कारण भी यही है। उनको ऐसा लगता है कि जब मन करे उतना पैसा मैं लूँ। क्यों भाई, क्यों आप उतना पैसा ले रहे हो? आप अपनी कंपनी को ग्रो क्यों नहीं कर रहे हो? हम कितनी सारी कंपनी को मिलते हैं, कितने सारे एमएसएमई को कंसल्ट करते हैं, हमने देखा कि यार उनका 5 साल या 10 साल पुराना बिजनेस है, बहुत आलीशान मकान उन्होंने बना लिया है, एकदम लग्जरियस गाड़ी उन्होंने ले ली है, बच्चे उनके फॉरेन में पढ़ रहे हैं, उनका हर साल दो बार या 3 बार उनका ट्रिप होता है फॉरेन का या बाहर का, अच्छी खासी लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं। लेकिन उनकी फैक्ट्री देखने जाओगे जर्जर हालत है।
फैक्ट्री में बाथरूम का ठिकाना नहीं है, फैक्ट्री के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं है, लोगों को बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, लोगों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर आप बोल रहे हैं मेरी कंपनी ग्रो नहीं हो रही है, आप खुद नहीं कर रहे हो। आज समझो हम यहाँ जहाँ सूरत में बैठे हैं तो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर पे हजीरा है, ठीक है, जहाँ पे लगभग हर कॉर्पोरेट है, चाहे एसआर हो गया, चाहे एलएनटी हो गया, रिलायंस हो गया, क्रिप्को हो गया, गेल हो गया, इंडियन गैस, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप देखो तो उन लोगों ने अपनी फैक्ट्री बनाई है, साथ साथ में उन्होंने सोसाइटी भी बना दी है। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए पूरी सोसाइटी बना दी है। क्रिप्को सोसाइटी है, गेल सोसाइटी है, रिलायंस सोसाइटी है, एलएनटी सोसाइटी है, सब बना दिया है। और वो सोसाइटी में लग्जरी अपार्टमेंट बनाए हैं। और वो लग्जरी अपार्टमेंट किनको देते हैं? जो उनके वहाँ नौकरी करते हैं। क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे वहाँ आप जॉब कर रहे हो तो आपका ध्यान रखना मेरी जवाबदारी है, क्योंकि आपकी बेसिक चीज़ों को मैं पूरी करूंगा तो आप मेरे कंपनी की रिक्वायरमेंट को पूरी करोगे, राइट। तो वो क्या करते हैं, अपनी टीम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भाई मैंने घर बना लिया तो मेरे यहाँ पर कोई भी बंदे को मैं ट्रांसफर करूंगा, मानो मुंबई से मैं किसी को यहाँ सूरत में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो पहला दिमाग में उसका यही आएगा मैं रहूंगा कहाँ, मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या, मेरी फैमिली का क्या। उन्होंने बोला हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, हमने सोसाइटी बनाई हुई है, आप जाओ, ताला आप ओपन करो, रहना शुरू करो, एवरीथिंग इज फिक्स। आपको गाड़ी दे दी है, हर रोज आपको पिकअप करेगा, आपको फैक्ट्री पे ड्रॉप करेगा। इवन आपके बच्चों के लिए स्कूल का भी हमने इंतजाम कर दिया है, आपका बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, उन्होंने उनके बच्चों के लिए स्कूल तक बना दिए, इतनी सारी फैसिलिटी कर रहे हैं। अब एक एमएसएमई का बंदा बोलेगा यार मैं मेरे स्टाफ के लिए करूँगा, क्या मतलब, क्या ज़रूरी है, ठीक है। अब यही जो सोच है ना उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फैक्ट्री को बढ़िया बनाना, टीम के लिए फैसिलिटीज देना, टीम के लिए थोड़ा सा मेहनत करना, ये जो है वो एक खर्चा है और बड़े कॉर्पोरेट इसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो सोच जो है ना वो छोटी है हमारे एमएसएमई की, जिसके कारण उनकी कंपनी को उनको बड़ा करने में दिक्कत आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस आंसर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसी कंपनी के लिए जहाँ पे मल्टी ऑनर्स हैं और कुछ ऑनर्स वहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर्स तरीके से। अब ऑनर्स को खुद भी नहीं पता होता है कि मैं ये स्लीपिंग पार्टनर को कंपनी में रखा क्यों हूँ। और प्रॉब्लम कहाँ आती है, खास करके तब जब सारे ऑनर्स एक दूसरे के कहीं ना कहीं से रिलेटिव होते हैं या फिर खास फ्रेंड्स होते हैं। सैलरी वाला टॉपिक से रिलेटेड कि जब तक उनकी सैलरी हमने डिफाइन नहीं की तब तक तो भाई सब मजे में चल रहा है। एक बार हमने सैलरी डिसाइड की फिर क्लेश आना चालू हुए कि भाई मैं कितना लूंगा, आप कितना लोगे, और उसके साथ साथ में आप जितना ले रहे हो उसके कंपैरिजन में आप उतना काम कर नहीं रहे हो। तो एक मल्टी ऑनर्स है जहाँ पे वहां पे हमें कैसे डिसाइड करें कि कौन कितनी सैलरी ले और उसके हिसाब से डिपार्टमेंट्स की क्लैरिटी कि भाई मैं ये डिपार्टमेंट लीड करूंगा, आप ये डिपार्टमेंट लीड करो। राइट। देखो इसके लिए जो भी बिजनेस को रन कर रहा है ना, उनको ना थोड़ा सा रैशनल बनना पड़ेगा और चीज़ों को क्लैरिटी लेनी पड़ेगी ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। देखो एज एग्जांपल किसी कंपनी के अंदर 10 पार्टनर हैं, 10 पार्टनर में से 6 लोग जो है वो स्लीपिंग पार्टनर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, वो रोज आते नहीं है, और 4 लोग हैं जो है रोज आते हैं, रोज काम करते हैं। 4 लोगों का पहले डिवाइड होना चाहिए कौन सा डिपार्टमेंट कौन लीड करेगा, उनकी एबिलिटी के हिसाब से। मतलब जिसका बोलना अच्छा होता है, जो कन्विंस अच्छा कर लेता है, उसको सेल्स में जाना चाहिए। जो बंदा टीम को मैनेज करता है उनको पूरा एडमिन या ऑपरेशन देखना चाहिए। जिसको फैक्ट्री के अंदर मशीनरी समझ में आती है, प्रोडक्ट समझ में, उनको प्रोडक्शन करना चाहिए। जिनको फाइनेंस समझ में आता है, अकाउंट्स अच्छे लगते हैं, उनको अकाउंट या फाइनेंस देखना चाहिए। तो पहले तो इस तरीके से 4 लोग जो रेगुलर आते हैं उन लोगों का वर्क डिवाइड होना चाहिए उनकी एबिलिटी के हिसाब से, और इन लोगों की ही सैलरी होनी चाहिए। 10 लोगों की सैलरी नहीं होनी चाहिए। 10 लोगों में से सबने इन्वेस्टमेंट सबने किया लेकिन वर्किंग 4 है, तो सैलरी ये 4 की होनी चाहिए, बाकी 10 लोगों को प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉब्लम क्या होती है जब बिजनेस पार्टनरशिप में शुरू होती है ना, तो क्लैरिटी पहले दिन से होती नहीं है कि कैसे होगा। हम क्या करते हैं, हमारे इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि बस शुरू कर दिया, अभी एक दूसरे के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, पुराने रिश्तेदार हैं या पुराने लोग पहचानते हैं, तो एक दूसरे भरोसा करके शुरू किया बिना कोई एग्रीमेंट बनाए, बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन किए। और छोटी कंपनी होती है तो सब समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होनी शुरू होती है ना, सबके अंदर का वो कहते हैं ना वो लालच जो है ना वो जागता है।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर 10 लोग किसी कंपनी को शुरू कर रहे हैं तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो रोज़ आएगा, रोज़ काम करेगा, उसी को हर महीने की सैलरी मिलेगी। और जिन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, जिन्होंने प्रॉफिट मतलब जिसने इन्वेस्टमेंट किया है और स्लीपिंग है, आ नहीं रहे, उनको सिर्फ प्रॉफिट में साल के एंड में जब हिसाब किताब होगा तब उनको वो हिस्सा मिलेगा। ये डिफाइन कैसे किया जाए सर कि स्लीपिंग पार्टनर्स को हमें कितना परसेंटेज या फिर कितना प्रॉफिट देना चाहिए? देखो, ये डिसाइड होता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। एज एग्जांपल, किसी कंपनी को शुरू करने के लिए 1 करोड़ का कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। अब 10 लोग थे। अब 10 लोगों ने अगर सेम इक्वल अमाउंट के अंदर पैसे लाए तो उनका प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग हो गया सेम। अगर 10 लोग 10-10 लाख रुपए लाए तो सबका 10-10% हो गया। ठीक है। अगर किसी ने 5 लाख दिए, किसी ने 15 लाख दिए, किसी ने 20, तो उसका जो प्रॉफिट या लॉस का जो परसेंटेज है वो उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन लोगों ने पैसे लगाए ही नहीं, उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने पैसे नहीं लगाए, लेकिन उन्होंने बोला हाँ मैं कंपनी के अंदर वर्किंग में रहूँगा, तो उनको वर्किंग पार्टनरशिप देनी चाहिए कि भाई आपकी ये सैलरी रहेगी और पूरे साल में जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से आपको इतना हिस्सा मिलेगा। वो डिसाइड कौन करेगा? जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशो है, जितना जो कैपिटल लेकर आया है उसके हिसाब से ही होगा, और ये क्लियरिटी लेना बहुत ज़रूरी है। आज मानो कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर स्टार्ट होती है तो वहाँ पर एग्रीमेंट बनता है, तो एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ पूछी जाती है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो क्या रहेगा। तो वहाँ पर जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से उसका मेंशन होता है कि भाई इन्होंने 1 करोड़ में से 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो 50% का इनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो, और बाकी लोगों ने अगर 20 लाख रुपए किया है तो इनका 20 लाख रुपए 20% के हिसाब से। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो उनके कैपिटल जिन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट किया उसके हिसाब से ही होता है। ओके, थैंक यू सर। एक मल्टी बिजनेस रिलेटेड ही मेरा एक क्वेश्चन है। कई बार हमने देखा है कि हमारे ओनर्स गुरुकुल के साथ जुड़ते हैं एक कंसल्टेंसी को लेकर के, और मैं ऑब्जर्व कर रही होती हूँ कि वो 4 और बिजनेस चला रहे हैं कहीं ना कहीं, और जिस कंपनी के साथ हम जुड़ रहे हैं हम देख पा रहे हैं कि ये कंपनी ग्रो नहीं हो रही है। बाद में हमें पता चल रहा है कि ये इस कंपनी का प्रॉफिट अपने दूसरे कंपनी में लगा रहे हैं, वहां का प्रॉफिट कहीं और लगा रहे हैं। तो इंटरनली अपने 4 बिजनेस के अंदर में फाइनेंस का रोटेशन वो इस तरीके से मिसमैनेज कर चुके होते हैं कि कहाँ का प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, कौन सी कंपनी लॉस में है, कौन सी प्रॉफिट में है, उन्हें ये खुद पता नहीं चल रहा होता है। तो ये प्रॉब्लम्स लेके वो हमसे जुड़ते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? देखो, आज एमएसएमई हमारे इंडिया का ग्रो नहीं हो रहा है, उसका कारण ही यही है। हमारे इंडिया में बिजनेस शुरू करना लोगों को आता है, बड़ा करना नहीं आता। और बड़ा करने के लिए ज़रूरी होता है कि भी आपका जो फाइनेंस है, आपका जो कंट्रोल है, वो सारी चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए और आपका फोकस होना चाहिए। आपको ये कोई नहीं कह रहा कि आप मल्टी बिजनेस मत शुरू करो, आप शुरू करो, लेकिन ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी कि कब शुरू करो। जब तक हमारा एक कदम ज़मीन पर सही से टिक ना जाए तब तक हम दूसरा कदम नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम गिर जाएंगे। और ये एक जेन्युइन, मतलब ये कहते हैं ना, हर इंसान को, छोटे से बच्चे को ही पता है कि भाई एक पैर मैं अगर उठाऊंगा तो दूसरा पैर मेरा ज़मीन पर होना चाहिए। तो जब बिजनेस पे आती है तब ये चीज़ें क्यों नहीं हम समझ पाते, तब हमारा सेंस क्यों नहीं काम करता कि जब तक एक बिजनेस के अंदर मेरी स्टेबिलिटी नहीं आई तब तक मैं दूसरे बिजनेस में जा क्यों रहा हूँ, शुरू क्यों कर रहा हूँ। पहला। दूसरी चीज़, यार एक बिजनेस में आप अपना टाइम, एफर्ट और थोड़ी सी एनर्जी लगाओगे तो एक बिजनेस आपको जितना दे सकता है उतना शायद 10 बिजनेस नहीं दे सकता। तो क्यों नहीं अपना लगा रहे हो वहाँ पर? दिक्कत क्या है, लोगों को ये भी खाना है, वो भी खाना है, वो भी खाना है, और इस चक्कर में एक्चुअल में कुछ नहीं खा पाते। भाग दौड़ में रह जाते हैं। देखो, आप देखोगे ना डिस्कवरी के ऊपर, तो शेर है ना, शिकार करता है हिरन का। तो शिकार करने के टाइम पे ना वो टारगेट करता है मुझे इसी को मारना है। भागेगा वो, पूरी झुंड भागेगी, हिरन की पूरी झुंड भागेगी, लेकिन हिरन के सारे हिरन के पीछे शेर नहीं भागेगा, वो सिर्फ उसी के पीछे भागेगा जिसने उसको टारगेट किया था, और वो उसको मार देगा। तो एक्चुअल में बिजनेस भी वही होता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर एक चीज के ऊपर पहले फोकस करो और उसको स्टेबल बनाओ। वो बिजनेस आपके बिना चलना चाहिए, वो बिजनेस ऑपरेटेड होना चाहिए, ऑटोमेटेड। वो बिजनेस के अंदर आपकी पूरी चीजें एस्टेब्लिश होनी चाहिए। फिर अगर आप मल्टी बिजनेस के अंदर जाते हो तब आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलता है। होता क्या है, मेरा एक बिजनेस ही सही से नहीं चल रहा है, मैंने 4 और शुरू कर दिए,
तो फिर मैं थोड़ा इधर दूंगा, थोड़ा इधर दूंगा, और इसमें दिक्कत क्या होती है, जहां से मेन मेरा जो स्ट्रीम है पैसे का, तो उस पैसे का इस्तेमाल बाकी मैं सब जगह करता हूं जहां से बिजनेस नहीं आ रहा है, जहां से पैसा नहीं आ रहा है। तो मेरा जो मेन स्ट्रीम है वो भी कितने टाइम तक पैसा देगा, एक टाइम के बाद वहां से पैसा खत्म होगा, वो भी कमजोर होगा, ये भी कमजोर थे, वहां का पैसा आपने यहाँ लगाया, ये भी नहीं चला और ये भी कमजोर हो गया। फिर आप बोलते हैं कि यार अच्छा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, फिर आपका बिजनेस शट डाउन होता है। तो मल्टीपल बिजनेस शुरू करना कब चाहिए ये आपको पहले जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जब तक आपके बिजनेस में आपके 70% इन्वॉल्वमेंट के बिना आपका बिजनेस रन ना हो, तब तक आपका बिजनेस दूसरा स्टार्ट करना आपको नहीं चाहिए। ओके, क्या ये चीज टोटली गलत है कि हम हमारे एक बिजनेस का पैसा दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां का पैसा तीसरे? बिल्कुल गलत है। और ये कब गलत है, तब भी जब आपका मेन स्ट्रीम में से प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा है। एज एग्जांपल मानो कि आपका एक बिजनेस है जहां पे हर महीने का आपका ₹1,00,000 का, 2 लाख का या 5 लाख का फिक्स एक्सपेंस है। अब वहां से 5 लाख ही आ रहा है और 5 लाख आपका इन्वेस्टमेंट भी है या 5 लाख आपका खर्चा भी है, तो 5 लाख में से आप वहां थोड़े खर्चे कट करके आप दूसरे बिजनेस को चला रहे हो, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? आप वहां का पैसा कब यूज कर सकते हो? जब आपका खर्चा 5 लाख का और आपकी इनकम वहां से 10 या 15 लाख की आ रही है। तो वहां से आप 2-5 लाख रुपए दूसरे बिजनेस में यूज करते हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जितना खर्चा उतना ही आ रहा है और उसी में से ही आप लेकर कहीं पर जा रहे हो, तो आपका बिजनेस जो है वो लॉस करेगा। तो आपको ये ब्लंडर कभी नहीं करना चाहिए। आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, बिकॉज ये कंसर्न मैंने काफ़ी ज़्यादा फेस किए हैं ऑनर्स को लेकर के। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एक कंपनी में कुछ ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट की कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारे टीम डेवलपमेंट की मैं बात करूँ, वो हमारे कंपनी की मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की बात करूँ, एंड प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर में इन्वेस्ट करना। अब होता क्या है, ऑनर्स को पता ही नहीं है कि मुझे मेरे कंपनी का कितना परसेंट या फिर कितने अमाउंट मेरे मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना है। और मुझे मार्केटिंग का अगर देखा जाए तो स्पेसिफिक 2 पर्पस है, या तो मुझे ब्रांड अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है या तो मुझे सीधा लीड चाहिए है। तो लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे इन्वेस्ट कितना करना है। पता चल रहा है कि महीने का उनका प्रॉफिट 8 या 9 लाख का हो रहा है और टीम की सैलरी ऑल ओवर वो 10 लाख की दे रहे हैं। उनको यही नहीं पता है कि मुझे कितनी टीम रखनी है और उनकी सैलरी का मुझे क्या बजट क्राइटेरिया रखना है। अचानक से पता चलता है, फिर वो डिसीजंस पे आते हैं कि नहीं भाई टीम ज्यादा हो गई है, फायरिंग करो। तो कैसे डिसाइड करें कि मार्केटिंग में कितना रखना है, टीम डेवलपमेंट में कितना रखना है, एंड प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर में कितना एक्सपेंशन करना है? देखो, आप किसी भी बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन ज़रूरी है, ठीक है, आपको करना पड़ेगा, आपके बिजनेस को ग्रो करना है, लेकिन कब एक्सपेंशन करना है और कितना करना है ये आपका समझ होनी चाहिए। देखो बिजनेस, मैं जहाँ तक चीज़ें समझता हूँ, बिजनेसमैन का मतलब ये नहीं होता है कि मैं प्रोडक्ट अच्छा बना रहा हूँ या अच्छा बेच रहा हूँ। सिर्फ इतना जो है ना वो बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस का मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग कि आपके बिजनेस की कब क्या रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को समझना। एलन मस्क है ना, पूरी दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन, वो बंदा ये कहता है कि एज अ CEO आप जब कंपनी में जाते हो या ऑफिस में जाते हो, पूरे दिन में अगर आपने 3 सही डिसीजन ले लिए तो आपका पूरा दिन बहुत प्रोडक्टिव रहा। तो बीइंग ए CEO, बीइंग ए मैनेजिंग डायरेक्टर, बीइंग ए चेयरमैन, आपको ये समझना जरूरी है कि मुझे कब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उसको मैं कैसे पूरा करूँ। अब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितना कब क्या करना चाहिए, ये आपके बिजनेस का नेचर आपको समझना चाहिए। एज एग्जांपल समझो, आपके घर में बच्चा है, ठीक है, अब आपके घर में बच्चे को कब खाने की ज़रूरत है ये आपको समझना पड़ेगा। आपको ये कोई बताने नहीं आएगी कि इस टाइम पे खिलाओ बच्चे। हो सकता है कुछ बच्चे सुबह में खाते हैं, कुछ बच्चे सुबह में नहीं खाते, तो आपको किसी ने बताया बच्चे को सुबह खिलाना चाहिए और आप खिलाए जा रहे हो, वो खा नहीं रहा है, लेकिन उसको भूख लग रही है दोपहर में, आप उस टाइम पे खिला नहीं रहे हो। तो आपके बिजनेस के अंदर कब एक्सपेंशन की, कितनी एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट है ये समझना और इसके ऊपर डिसीजन लेना, ये एज अ बिजनेसमैन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सबसे बड़ा आपका टास्क है। दूसरी चीज कि जब भी आपकी टीम के अंदर किसी को भी हायर करो, तो हायरिंग करने से पहले अगर आपके पास उसका JD नहीं है कि मुझे इससे काम क्या करवाना है, तो आप गलत बंदे को या गलत पर्सन को हायर कर रहे हो या गलत टाइम पे हायर कर रहे हो। वो आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ाएगा और बाद में आपको लगेगा इस बंदे को मैंने गलत हायरिंग कर लिया। यही हो रहा है। तो पहले आपके पास किसी पर्सन को हायर कर रहा हूं, उसके पास JD होनी चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन, कि मैं इससे करवाऊंगा क्या और इससे ये काम करवाने से मेरी कंपनी में क्या फर्क पड़ेगा। क्या मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, क्या मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्या मेरी सर्विस की क्वालिटी इंप्रूव होगी,
क्या मेरे कस्टमर मेरे पास रिपीट आएंगे? अगर इनमें से आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि इस बंदे को हायरिंग करने से ये चीज़ मुझे मेरे बिजनेस में ग्रोथ मिलेगा, तो आप उसको हायर मत करो। तो आपको ये क्लियर आंसर मिलना ज़रूरी है कि मानो कि मैं किसी पर्सन को हायर कर रहा तो उसके आने से मेरा खर्चा तो बढ़ रहा है, लेकिन मेरे बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ेगा? ये चीज़ पहली क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। सेकंड, मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग में भी ये बहुत ज़रूरी है कि कब आपको मार्केटिंग करने की रिक्वायरमेंट है, कब मार्केटिंग होनी चाहिए। इसका तो आप कहो कि पूरे साल मार्केटिंग होनी चाहिए, लेकिन कब आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग होनी चाहिए, कब आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, कब आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, और कब आप कोई सेल वगैरह लगाओ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस के नेचर पे, आपका बिजनेस में कौन से टाइम पे कस्टमर को रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कौन से टाइम पे कस्टमर ज़्यादा डिमांड करता है, कौन से टाइम पे कस्टमर के पास में ज़्यादा चीज़ें हमें पहुंचाने की ज़रूरत है। तो उसके हिसाब से आप ब्रांडिंग करो। जैसे एज एग्जांपल मानो फेस्टिवल का सीज़न है, आप मानो कि एक रिटेल के बिजनेस में हो, आप कपड़े बेचते हो और फेस्टिवल का सीज़न है, भाई दिवाली, दशहरा, नवरात्रि है, तो उस टाइम पर आपके कस्टमर को आपको अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है, मतलब उनको रिमाइंड करवाने की। वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ पर रिक्वायरमेंट के जो पुराने कस्टमर आपके हैं, एटलीस्ट वो एक बार फिर से आपके बारे में जाने कि हाँ आप मार्केट में अवेलेबल हो। मतलब कि पूरे साल कस्टमर ने बहुत जगह से शॉप किया, बहुत जगह से खरीदी कि शायद आपके बारे में उसके दिमाग से निकल गया होगा। अब फेस्टिवल आ रहा है, फेस्टिवल के अंदर आप नई प्रोडक्ट लेकर आए, नई चीज़ें आप लेकर आए, तो अब आपको आपके कस्टमर को अवेयर करना कि सर हम ये चीज़ें नया लेकर आए हैं। तो कस्टमर ने आपके मैसेज या आपके फेसबुक के ऊपर ऐड देखे या आपके किसी भी स्कीम ऑफर के बारे में देखा, तो उसके दिमाग में अरे ये तो हमारे पुराने वाले वो दुकान वाले हैं, चलो इनके पास जाते हैं, इनके पास नया है। तो वो बंदा आपको जानता है, तो उसको आपने याद दिलाया कि मैं मार्केट में हूँ, तो उसके आने की संभावना बढ़ जाएगी। रिपीट करने के लिए उनको एक बार रिमाइंडर देना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको समझना। अब सेम तरीके से आता है ऑफ सीज़न, कि मानो कि अब आपका सीज़न नहीं है, अब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं है, उस टाइम पर आपको ऑफर स्कीम बनाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब आपका ऑफ सीज़न है, तो उस टाइम पे आपका कस्टमर नहीं आ रहा है, लेकिन खर्चा तो आपका फिक्स है। तो आप उस टाइम पर अपने लिए सेल लगाओ, उस टाइम पे अपने लिए डिस्काउंट दो, उस टाइम पर आपको कस्टमर को स्कीम देनी है, ताकि आपका कस्टमर ना चाहते हुए भी उस स्कीम को या उस आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देखकर आपके वहाँ आए। तो आपको समझना पड़ेगा कि मुझे कब मार्केटिंग करनी है और कौन सी मार्केटिंग करनी है। जनरली मैं देखता हूँ कि जो बिजनेसमैन गलती करते हैं, एक तरह की मार्केटिंग पूरे साल भर करते हैं और फिर पूरे साल भर उन्होंने बहुत पैसा खर्चा किया, और जब ROI निकालते हैं मैंने इतना पैसा मार्केटिंग में खर्चा किया, लेकिन एक्चुअल में मुझे इतना ही मिला। आपको उतना ही मिलना वाला था, लेकिन आपने खर्चा ज़्यादा किया, क्योंकि आपने सेम तरीके से मार्केटिंग पूरे साल की। अब एज एग्जाम्पल मानो कि आप कोई गाड़ी लेकर जा रहे हो, ठीक है, अब आपके गाड़ी की एवरेज मानो कि 20 किलोमीटर पर लीटर है, तो अब आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी कि मैं हाईवे से लेकर जाऊंगा या थोड़ा बहुत कच्चा रास्ता भी आएगा, क्योंकि हाईवे पे 20 किलोमीटर आपका एवरेज है, लेकिन कच्चे रास्ते पे 20 किलोमीटर नहीं आएगा। तो आपने अगर ये कैलकुलेट किया मुझे 100 किलोमीटर जाना है और उसके हिसाब से 20 के हिसाब से मैं डालूंगा तो 5 लीटर में मैं पहुंच जाऊंगा, और आपने ये कैलकुलेट नहीं किया कि बीच में कच्चा रास्ता भी, जहाँ पे मेरी स्पीड कम होगी, मेरी माइलेज कम होगी, तो आपकी मंजिल पे पहुंचने से पहले ही पेट्रोल खत्म हो जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। तो ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है एक बिजनेसमैन के लिए। तो आपको कब मार्केटिंग करनी है, कौन सी मार्केटिंग करनी है और उसके पीछे क्या मुझे यूज़ करना है, वो आपको अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी। क्या इसका कोई एक फिक्स परसेंटेज है? फॉर एग्जांपल कि मंथली 10 लाख का बिजनेस हुआ तो उसका इतना परसेंट मार्केटिंग, इतना परसेंट टीम डेवलपमेंट, इतना परसेंट XYZ। देखो जनरली क्या होता है, इंडस्ट्री वाइज अलग होती है, गूगल के ऊपर डेटा मिल जाएगा। मिनिमम किसी भी कंपनी को, कोई भी इंडस्ट्री हो, 5% से लेके 24% तक उसको अपनी मार्केटिंग के अंदर यूज़ करना चाहिए। ओके सर। उसका जो भी बजट है उस बजट के अंदर 5% लेके 24%, इसमें अलग अलग परसेंटेज वाइज है, रिटेल अलग है, मैन्युफैक्चरिंग अलग है, सर्विस अलग है, तो सारी इंडस्ट्री के हिसाब से गूगल पे डेटा मिल जाएगा। लेकिन मिनिमम 5% आपको अपनी मार्केटिंग में यूज़ करना चाहिए और मैक्सिमम 24%। तो आपको मार्केटिंग के अंदर रही। दूसरी टीम की बात होती है, मानो आप अलग, इसमें भी डेटा मिल जाएगा कि आप का जो भी बिजनेस का जो भी टर्नओवर है, जो भी प्रॉफिट है, उसके अंदर मिनिमम 5 से 10% आपकी सैलरी जानी चाहिए। आपकी टीम के पीछे आप जो सैलरी यूज़ कर रहे हो मिनिमम
5 से 10% आपकी सैलरी होनी चाहिए आपकी टीम की। तो इतना बजट आपको करना पड़ेगा। अब देखो कई बार ये लोग सोचते हैं कि हमारे कहाँ से ढूंढूं, कैसे ढूंढूं। आप गूगल पे जाके इन क्वेश्चंस को डालो तो सही, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। प्रॉब्लम ये है ना, हम डालते नहीं है, हमें जानने की इच्छा ही नहीं है, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो। और हम कहते हैं ना, वो चमत्कार होने का वेट करते हैं कि भाई कुछ ऐसा होगा, मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे रिटेल्स की ये खास प्रॉब्लम है, एंड मैन्युफैक्चरिंग की भी बोल सकते हैं। एक आउटलेट अपनी रन कर रहे हैं, एक ब्रांच अपनी रन कर रहे हैं, उसी में वो रोटेट हो रहे हैं, प्रोडक्शन सेल्स, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि अब वो तैयार है अपने न्यू आउटलेट ओपन करने के लिए, अब वो तैयार है अपना नया इन्वेस्टमेंट टीम के ऊपर में, स्टॉक के ऊपर में, अपनी फैक्ट्री के ऊपर में करने के लिए। तो हम कैसे जज कर सकते हैं कि अब ये कंपनी तैयार है कि अब वो नया शोरूम डाले, नई फैक्ट्री डाले, नई आउटलेट डाले, कैसे जज करें? देखो ये बहुत जरूरी है समझना कि बिजनेस के अंदर अगर आप ना अपना नेक्स्ट स्टेप प्लान नहीं करोगे ना, तो आपके पास जो है ना, आप उसी के अंदर रह जाओगे। जैसे कि एज एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आपका बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो और आपके बिजनेस को आपने शुरू कर दिया, आपका बिजनेस अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने अगला बिजनेस या अगला आउटलेट या अगली चीज आपको कब शुरू करनी है या आपने प्लान नहीं किया ना, तो आप क्या करोगे, माइक्रो मैनेजमेंट करोगे। आप जो चल रहा है उसी के अंदर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे, उसको लेके फ्रस्ट्रेट होगे या उस चीज़ को लेके सुधारने की कोशिश करोगे। याद रखना, आपका बिजनेस आपके बिना जब 70% 80% चलना शुरू हो जाए, आपके 70-80% इन्वॉल्वमेंट के बिना आपका बिजनेस चल रहा है, तब आपको अपना नेक्स्ट स्टेप आपको ले लेना है। क्या इसमें कोई फाइनेंशियल आंकड़ा भी है कि मेरा मंथली टर्नओवर कितना जा रहा है, या फिर मेरे टर्नओवर एंड एक्सपेंशन के बाद भी मेरे हाथ में कितनी अमाउंट बच रही है कि तब मैं, क्योंकि सर अगर अल्टीमेटली देखा जाए, नया शोरूम अगर मैं ओपन कर रही हूँ, नया आउटलेट में अगर ओपन कर रही हूँ, वहाँ की टीम, वहाँ की फैक्ट्री, वहाँ का स्टॉक, एक इन्वेस्टमेंट मेरा जाएगा। तो फाइनेंशियल डेटा क्या कहता है इसमें? देखो फाइनेंशियल डेटा में ये चीज है कि अगर आपके पास, आप मानो कि एक आउटलेट आप चला रहे हैं, आपको नेक्स्ट आउटलेट चालू करना है, तो नेक्स्ट आउटलेट आप कैसे चालू करना है? अपने पैसे से चालू करने वाले हो, बैंक से आप लोन लेने वाले हो, किसी को आप ऐसा पार्टनर लेने वाले हो, किसी से प्राइवेट फाइनेंसिंग करने वाले हो। आपका फाइनेंस करने का मतलब, या आपका जो कैपिटल लगेगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट लगेगी, वो उसको आप कैसे इकट्ठा करोगे? अगर आप ये प्लान करो कि मैं मेरे आउटलेट से ही प्रॉफिट कमा के मैं मेरा नेक्स्ट आउटलेट चालू करूंगा, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। क्योंकि आज मानो आप कोई भी आउटलेट, एक कपड़े की दुकान भी आप ले लो, तो उस कपड़े की दुकान को चालू करने में 10 से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जाता है। ठीक है, अब 10 से 15 लाख रुपए आपको अपने बिजनेस में से निकालने में कितना समय लगेगा, ये डिसाइड करेगी कि आपका नेक्स्ट आउटलेट आप कितने टाइम में ओपन करोगे। पहला। दूसरा एक ऑप्शन है जिसको कहते हैं अदर पीपल मनी, ओपीएम। ओपीएम का मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस आपने स्टार्ट किया, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, अब आपको नया आउटलेट ओपन करना है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे, ओपीएम करोगे, मतलब कि अदर पीपल मनी। अब अदर पीपल मनी में क्या करोगे, आप फ्रेंचाइजी में जाओ, आप अपने फ्रेंचाइजी मॉडल बना लो और फ्रेंचाइजी में आप सेल करो, ताकि फ्रेंचाइजर जो आपका रहेगा, इन्वेस्टमेंट उसका, मैन पावर उसका, जगह उसकी, सारी चीज उसकी, सिर्फ ब्रांड, सिस्टम और प्रोडक्ट आपकी, और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अगर ओपीएम में जाते हो, अदर पीपल मनी में, तो आप बहुत जल्दी आप नए मल्टीपल आउटलेट चालू कर सकते हो। हमारे ही क्लाइंट की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने तकरीबन 25 साल अपना एक आउटलेट चलाया, 25 साल एक आउटलेट चलाया, और उनके दिमाग में यही था कि मैं जितने भी आउटलेट चालू करूंगा ना, मैं खुद के पैसे से चालू करूंगा। मैंने बोला सर इसमें बहुत समय जाएगा, आपको बहुत समय लगेगा इसके, और ये उनको कन्विंस करने में काफ़ी समय गया। लेकिन जब उनको ये चीज़ समझ में आई कि यार मुझे हर जगह मेरा ही पैसा इन्वेस्ट करना ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो उन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप किया, और तकरीबन आने वाले 25 साल में एक आउटलेट, शायद 2 या 3 साल में उन्होंने दूसरे 14-15 आउटलेट चालू कर लिया। क्या बात। तो आप है ना, बाहर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको फंडिंग या पैसे देने के लिए तैयार हैं, तो आप उनको क्यों नहीं यूज करते हो? सेम ऐसी बहुत सारी फैक्ट्री की हमने कंसल्टिंग की है कि जहां पर एक फैक्ट्री उन्होंने सेट किया, अब एक फैक्ट्री सेट करने के बाद फिर उनको एक फैक्ट्री को बढ़िया सा रन कर दिया, बढ़िया सा चल रहा है, वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, दूसरा फैक्ट्री उनको चालू करना है। दूसरी फैक्ट्री के लिए उनके पास उतना कैपिटल नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, दूसरी फैक्ट्री में किसी को पार्टनरशिप ले लिया जिसके पास कैपिटल था। उन्होंने बोला कि आप पैसा लगाओ और मैं उसको रन करता हूँ, तो मैं वर्किंग पार्टनर हो गया। तो ऐसे वर्किंग पार्टनर में कितने बना सकता हूँ?
क्योंकि एक फैक्ट्री चलाना मुझे आ गया, एक फैक्ट्री में कैसे सिस्टम बनाना है, कैसे प्रोसेस बनानी है, कैसे टीम मैनेज करना, वो सारी चीज़ें मैंने सीख ली। तो मुझे दूसरी जगह खाली उसको कॉपी पेस्ट ही करना है। तो आप अगर अदर पीपल मनी को यूज़ करना जानते हो, इसको कहते हैं OPM, अदर पीपल मनी, अदर पीपल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उनको भी आप यूज़ करो। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आपसे टैलेंटेड है, आपसे बेहतर है, ऐसे लोगों को आप अपनी फैक्ट्री में लेकर आओ तो आपकी जगह को रिप्लेस करके आपसे बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपका बिजनेस अगर आपका 70-80% आपके बिना चल रहा है तो आप अपना नेक्स्ट स्टेप में आप जाओ। और नेक्स्ट स्टेप में अगर आपके पास खुद का कैपिटल है तो आप खुद अपना लगाओ और वहाँ से स्टार्ट करो। अगर नहीं है तो आप अदर पीपल मनी में आप जाओ, फ्रेंचाइजी आप चालू करो, आप डीलरशिप चालू करो, आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप चालू करो, या आप किसी को वर्किंग पार्टनर में लेके एक नई फैक्ट्री स्टार्ट करो। और इस तरीके से आप बिजनेस बड़ा कर सकते हो। आज आप समझो, आपने एक नाम सुना होगा JV, जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर का कंसेप्ट क्या है? मेरे पास कोई अच्छी चीज़ है और आपके पास कोई अच्छी मार्केट है। समझना, मेरे पास अच्छी चीज़ है, मैं आपके पास एक अच्छा मार्केट है, मतलब एक मार्केट में आपका नाम बहुत अच्छा है, आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, आपको लोग जानते हैं, लेकिन मेरी प्रोडक्ट जो है वो अभी वहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। तो हमने दोनों ने जॉइंट वेंचर किया, प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, आप बेचोगे। तो इसमें आपका ही फायदा होगा, आपको बनाना नहीं है, और मेरा फायदा हो गया, मुझे बेचना नहीं है। मुझे प्रोडक्ट्स मिल गए, आपको एक मार्केट और एक कस्टमर ग्रुप मिल गया। एग्जैक्टली। तो आप इस तरीके से जाकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। देखो, बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत तरीके हैं। सवाल ये है, बिजनेसमैन को ग्रो करने की नीयत है कि नहीं है। अगर नीयत है कि मुझे मेरे बिजनेस को बड़ा करना और सीरियस उस चीज को लेके है, तो तरीके बहुत है। आप कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, हर इंडस्ट्री में लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई है। ठीक है, मतलब अगर किसी इंडस्ट्री में कोई एक बना सकता है तो दूसरा भी बना सकता है। तो आपको अपनी नीयत और अपनी चीजें, इंटेंशन क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे इस इंडस्ट्री में ग्रो होना है। तो रास्ते बहुत है उसके लिए। यहाँ पे सर आपने एक फैक्टर के बारे में बात की, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के ऊपर में। सर, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल के बारे में भी बहुत सारे कंसर्न आए हैं मार्केट से हमारे पास में। पहला तो सर ये, जैसे कुछ ब्रांड्स की बात करें आज के डेट में, डी-मार्ट हो गए, ज़ूडियो हो गए, ये बड़े लेवल के आज के ब्रांड बन चुके हैं। और बात करें MSMEs के, तो क्या फ्रेंचाइजी मॉड्यूल डेवलप करने के बाद हमारी जो ब्रांड आइडेंटिटी है वो कम हो जाती है? और दूसरा, हर एक MSME फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे जा सकता है? ऑब्वियसली बिल्कुल जा सकता है। आज समझो ना, आज जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड की आपने बात की ना, हर जगह नहीं अवेलेबल है, लेकिन छोटी छोटी चीजें हर जगह पहुंच गए। एज एग्जांपल समझो, मोंजिनिस केक ले लो। एग्जैक्टली। आज गुजरात के और लगभग बहुत सारे, आज बास्किन रॉबिन्स ले लो, आज हर जगह आपको मिलेगा। छोटे छोटे आउटलेट है उनके। आज टी पोस्ट ले लो, 250-300 आउटलेट उनकी है, छोटी छोटी दुकानें। तो हर जगह छोटी छोटी चीज, क्योंकि यार बड़े बिजनेस को आने के लिए बड़े खर्चे चाहिए, बड़ी जगह चाहिए, बड़ा मार्केट चाहिए। वो गांव के अंदर जाकर या किसी छोटे टाउन के अंदर जाकर ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि खर्चे भी तो निकलने चाहिए। लेकिन जिसका खर्चा ही कम है, जिसका मतलब कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो वो तो हर जगह जा सकता है। तो MSME के लिए तो ये सबसे बड़ा स्कोप है कि वो चाहे उतना उस बड़े लेवल पर जा सकता है। समझो, हमारे अभी सूरत में हम बैठे हैं, तो अजयस बर्गर आपने नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर, राइट ना? तो आज समझो, आज वो कितनी जगह, कितने आउटलेट के साथ में, क्यों? उसको एक छोटी सी 15 बाई 10 की उसको रिक्वायरमेंट होती है जगह की। इतनी जगह के अंदर उसने अपने बिजनेस को बहुत बढ़िया लेवल पे सेट कर लिया। तो कहने का मतलब है कि आज MSME के पास ये बहुत बड़ा मौका है कि आज वो छोटे छोटे तरीके से आज पहुंच सकते हैं कहीं पर। बात टी पोस्ट ले लो, टी पोस्ट का आज अभी IPO आने वाला है। उन्होंने छोटी छोटी दुकानें बनाई है, टी पोस्ट मतलब वहाँ पर बनाई हुई है, जहाँ पर एक छोटी सी दुकान के अंदर जाओगे, आपको चाय पीना है, बैठना है, एंजॉय करना है। उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। और वो लगभग एक ही शहर में 20-20, 25-25 आउटलेट खोल के बैठे। तो इट इज़ वेरी, मतलब कहते हैं ना, बहुत इजी है, बहुत आसान है कि आपके छोटे छोटे बिजनेस जो हैं उनको इस लेवल पे ग्रो करना, फ्रेंचाइजी मॉडल में जाना। दिक्कत क्या है पता है कि यार मुझे ये चीज़ करने का मन होना चाहिए, विज़न होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि यार मुझे इस तरीके से जाना है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे जो छोटे बिजनेसमैन है, एक बिजनेस सेट हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद क्या करना है वो सोचते नहीं है। फिर उनके अंदर आलस आ जाती है, फिर उसके अंदर ना उनका जो विज़न है ना वो धुंधला हो जाता है।
और जिसके कारण वो फिर वही आउटलेट में माइक्रो मैनेजमेंट में फंस जाते हैं कि अब इसको छोटी छोटी चीज़ों को मैं इम्प्रूव करो। देखो यार, बिजनेस है तो बिजनेस में आपका 70% चीज़ें अच्छी चल रही है तो आप सक्सेस हो। बिजनेस में 70% अगर आपकी चीज़ें अच्छी चल रही है तो आपका बिजनेस सक्सेसफुली हिट है, क्योंकि 20-25-30% आपके बिजनेस में ऑलवेज फ्लैक्चुएशन रहेगा। कभी टीम आएगी, कभी टीम जाएगी, कभी कोई प्रोडक्ट के अंदर कोई दिक्कत आएगी, कभी प्रोडक्ट सक्सेसफुली हिट जाएगा, कोई मार्केटिंग कैंपेनिंग चलेगा, कोई नहीं चलेगा, कभी कस्टमर की तरफ से कुछ नेगेटिव रिव्यूज आएंगे। ये चीज़ें आपके 20-25% में रहेगा, ये जिंदगी भर रहेगा। अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे ना तो आप मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो आज समझो, आज दुनिया की कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। हम सब ने सुना था मैगी के बारे में, बीच में मैगी को लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है। तो मैगी को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी तो उन लोगों ने अपना पूरा सब कुछ बंद करके मैगी के कंट्रोवर्सी सॉल्व करने में थोड़ी ध्यान दिया। सिंपल सी चीज है। तो ये चीजें रहेगी। अभी अदानी जी की बात करते हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अदानी चिल्ला रही है। अरे वो अदानी जो है वो बहुत सारी चीज़ों को, अपने बिजनेस को छोड़ के पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ी जाके समझाने लगे कि नहीं मैं सही हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। नहीं यार, वो अपना बिजनेस दे रहे हैं, उनको पता है मेरा 70-80% बिजनेस अच्छा चल रहा है, आई एम डूइंग वेरी गुड। 20% 30% जो है ना, ये मार्केट में ऑलवेज रहेगा और इसको सॉल्व करने के ऊपर वो ध्यान भी नहीं देते। उनका ध्यान भी नहीं होता इन चीज़ों के ऊपर। आज और कस्टमर के मामले में भी यही कहा जाता है कि अगर आपका कस्टमर जो है, आपका कस्टमर 90% या 80% 90% आपका कस्टमर आपकी चीज़ें से खुश है, यू आर डूइंग वेरी गुड। क्योंकि 10% या 15% या 20% जो भी लोग हैं ना, 10-20% जो लोग हैं, उनको आप जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो। आप उनको जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो। हमारी इंडिया के अंदर कुछ भी कितना भी कर ले, कितनी भी चीजें कर ले, क्या हर इंसान को शरीफ बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो गवर्नमेंट भी क्या बोलती है, जो शरीफ है ना उनके लिए कुछ करो, चोर को उनको सुधारने की जरूरत नहीं है, वो चोरी करेंगे। तो ये रहेगा और ये हर जगह है। इसको हम 80-20 का भी रूल कहते हैं। आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल के अंदर पता है 5-10% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको तुम कुछ भी कर लो, मारो पीटो गाली दो, कुछ भी करो, वो सुधरने वाले नहीं। तो टीचर्स भी क्या बोलते हैं, भाई वो 10% के कारण बाकी 90 लोगों का मुझे खराब नहीं करना है। जो फोकस कर रहा है, जो ध्यान दे रहा है, उनके ऊपर मेहनत करो, बाकी लोगों को छोड़ो। ये हर जगह है। तो आपका बिजनेस अगर 70-80% अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, बेटर हो रहा है, आप आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ो, माइक्रो मैनेजमेंट मत जाओ। फ्रेंचाइजी को लेकर सर एक और क्वेश्चन रहेगा मेरा। कई सारे बिजनेस ओनर्स को देखा है, फ्रेंचाइजी लेने के बाद 2 या 3 महीने चलता है, बंद हो जाता है। रीजन उनको खुद भी क्लियर नहीं होता है, या फिर वो जिसके साथ में जुड़ करके ये मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं उसको वो जज नहीं कर पाते हैं कि क्या ये मेरे कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, क्या इस पर्सन की वो कैपेसिटी है कि वो मेरे साथ मिलकर के मेरे बिजनेस को ग्रो करे। और दूसरा, व्हाट अबाउट टर्म्स एंड कंडीशंस, कि एक पर्सन के साथ अगर मैं जुड़ रही हूँ फ्रेंचाइजी मॉडल को लेके एज अ कंपनी ओनर, तो मैं उसके साथ में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकती हूँ, उनको क्या क्या चीजें कंपलसरी माननी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट। देखो, जब भी आप किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजीज दे रहे हो तो उससे पहले आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है, क्या मेरा वो इंडस्ट्री इंटरेस्ट एरिया है कि नहीं है। मतलब मानो कि मुझे खाने पीने का शौक है, मैंने कपड़े की फ्रेंचाइजी ले ली, हो गया ब्लंडर। राइट, होने ही है। क्योंकि आपका इंटरेस्ट खाने पीने का ज्यादा था कि भाई मुझे इस इंडस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है। आपने कपड़े के लिए लिया, अब वहां पर आपको कपड़े बताने में जोर आ रहा है, अब आपको वहां पर प्रेजेंट करने में जोर आ रहा है, आपको डिस्प्ले करने में जोर आ रहा है। तो अब आपका जो बिजनेस है वो जाहिर सी बात है बिना मन से हो रहा है। अब बिना मन से आप चलाओगे कैसे? तो सबसे पहली चीज है कि मैं किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहा तो मेरा वो इंटरेस्ट एरिया है कि नहीं है। हम बहुत सारी कंपनी की फ्रेंचाइजी में जब हेल्प करते हैं ना तो ये चीज़ देते हैं कि जब आपका फ्रेंचाइजी लेने के लिए आ रहा है तो उसका बैकग्राउंड चेक करो कि एक्चुअल में इसका बैकग्राउंड क्या। आपका फूड का अगर फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो भाई फूड के रिलेटेड इसका बैकग्राउंड कभी कुछ रहा है कि नहीं रहा है। जिसका टेक्नोलॉजी को लेके ही रहा है, जिसको मशीनरी को लेके रहा है या अदर इंडस्ट्री को लेकर रहा है, वो कोई ऐसी इंडस्ट्री में जा रहा है जिसका वो इंटरेस्ट एरिया ही नहीं है, तो 4 दिन के बाद उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा और फिर वो बिजनेस के अंदर चीजें ना गलत करना शुरू करेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो या दे रहे हो, आप ये चेक करो कि भाई जो मैं फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ क्या मेरा वो इंडस्ट्री इंटरेस्ट एरिया है कि नहीं है। दूसरा, आप फ्रेंचाइजी दे रहे हो तो ये भी चेक करो जो फ्रेंचाइजी लेने वाला है वो बंदा आप
आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कभी जुड़ा है कि नहीं, कभी उसको नॉलेज है कि नहीं, कभी उसके बारे में उसको समझ है कि नहीं है, नहीं तो दोनों को नुकसान होगा। फ्रेंचाइजी बंद होगी तो कंपनी का नुकसान, ठीक है, और फ्रेंचाइजी बंद होगी तो फ्रेंचाइजी लेने वाले का भी नुकसान, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसका गया। तो बहुत ज़रूरी है पहले इन चीज़ों को रखो। दूसरा, टर्म कंडीशन के ऊपर आपको क्लैरिटी पूरी तरीके से ले लेनी है कि भाई कितना माल मुझे मिनिमम लेना रहेगा, कितना रिप्लेसमेंट या कितना रिटर्न मैं कर सकता हूँ, क्या मुझे मार्जिन मिलेगा, कंपनी की तरफ से मुझे क्या क्या सपोर्ट मिलेगा, मार्केटिंग में मेरा कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी को लेके क्या कंपनी का सपोर्ट रहे, ये पूरी चीज़ों की क्लैरिटी लेना बहुत ज़रूरी है। दिक्कत क्या होती है, कुछ लोग ना बड़े जोश में आकर ये सारी चीज़ों के बारे में समझे बिना वो जोश में ले लेते हैं, और बाद में जब कंपनी की तरफ से ये चीज़ें उनको बोला जाता है तो बोलते हैं ऐसा तो बात ही नहीं होती। इसमें कंपनी के नहीं, इसमें आपकी गलती है। एज एग्जांपल समझो, आप किसी दुकान में गए, आपने बोला मेरे को ये प्रोडक्ट दो, आपके सेल्समैन ने उठाया प्रोडक्ट दे दिया, एक्सपायरी डेट चेक करने की जवाबदारी किसकी? कस्टमर की, राइट ना। अब एक्सपायरी डेट आपने चेक नहीं किया, फिर बाद में बोलोगे कि यार एक्सपायरी डेट, अरे वो तो बैठा ही एक्सपायरी डेट देने के लिए, वो तो इंटेंशनली दे सकता है कि भाई मेरा माल नहीं बिक रहा है, चलो लेकर जाए। वो चेक करने की जवाबदारी आपकी, क्यों? पैसा आप दे रहे हो। तो आप जब अपनी फ्रेंचाइजी वाले को पैसा दे रहे हो, आप किसी कंपनी को पैसा, तो आप चेक करो कि आपने क्या क्या टर्म कंडीशन उसके ऊपर मेंशन किया और उस पर साइन कर रहे हो। तो आपको ये पूरी चीज़ों की क्लैरिटी लेनी चाहिए कि भाई मेरा मार्जिन कितना रहेगा, मेरा रिप्लेसमेंट या रिटर्न मुझे कैसे करना रहेगा, कितना मिनिमम मुझे ऑर्डर प्लेस करना रहेगा, मुझे मिनिमम कितना टारगेट कंप्लीट करना रहेगा, मुझे पेमेंट टर्म कंडीशन कैसे देना रहेगा, मैं किस तरीके से अगर अलग होता हूँ फ्यूचर के अंदर तो मुझे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ों की आप क्लैरिटी पहले से ले लो, ताकि फ्यूचर में आपको आपके बिजनेस के अंदर आपको तकलीफ ना आए। यू मीन कि सर एक कंपनी के ओनर को पूरा हक होता है कि वो एक फ्रेंचाइजी में जो पर्सन जुड़ रहा है उसके साथ टर्म्स कंडीशन साइन करवा सकता है। एग्जैक्टली। अपने रूल्स में उनको थोड़ा बांध सकता है। ये इसकी वजह भी है ना यार, मैंने कोई चीज बनाई है, ठीक है, मैंने कोई चीज बनाई, बड़ी मेहनत करके बनाई, सालों लगा के बनाया, अब मैं वो चीज आपको डायरेक्टली देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा हक है ना कि मैं आपको अपने टर्म कंडीशन पे दूंगा। ओके, सिंपल सी चीज है। yes. किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाई है, कोई ब्रांड बनाई है, कोई नाम बनाया है, तो उसका वो पूरा राइट है कि भाई वो अपनी चीजों को सामने वाले बंदे को कौन सी टर्म कंडीशन में देगा। तो आप जब अगर ले रहे हो तो आपको वो टर्म कंडीशन जो है वो सही तरीके से पढ़ना चाहिए। एक्साइटमेंट में ना आकर आप थोड़ा टाइम ले लो उसके लिए, लेकिन उसको पूरा क्लियर होके फिर शुरू करो। देखो, क्लैरिटी के बिना बिजनेस शुरू करना ब्लंडर करना है और आपका नुकसान 100% होगा। तो बेटर ये है क्लैरिटी के साथ। आज यही चीज़ ना बच्चों में तो भी हो रही है। आज 10वीं पास किया, 10वीं बाद क्या करना है, किसी ने बोले साइंस कर लिया, उसने साइंस ले लिया। अब साइंस में 4 दिन क्लास अटेंड करने के बाद बोले मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, मैं गलत स्ट्रीम में आ गया। अब गलत स्ट्रीम में आ गया तो वो अपना करेक्शन करने जाता है, बोलते हैं नुकसान बहुत होगा, तो क्या करें, चलो 2 साल की बात है, निकाल लेते हैं। अब 2 साल उस बंदे ने कुछ अच्छा तो नहीं किया, लेकिन जितना उसको आता था ना वो भी उसका वाइप अप हो गया। तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, क्योंकि 12वीं के बाद साइंस जैसे तैसे कंप्लीट कर लिया, चलो पास हो गया, लेकिन वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। ना इंजीनियर बन पाएगा अच्छा, ना डॉक्टर बन पाएगा, ना फार्मासिस्ट बन पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। और जिसमें भी जाएगा उसके अंदर वो या तो एवरेज रह जाएगा तो फेल हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, और उसमें जाने के पहले आपको वो टर्म कंडीशन को पूरी तरीके से पढ़ना। मुझे साइंस लेना है तो पहले मैं क्लियर होना चाहिए, मैं साइंस लेके क्या करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, पढ़ाई कैसे करनी रहेगी, मुझे ट्यूशन्स कितने करने रहेंगे, ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपने लिया, फिर आपने डिसीजन लिया ना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। बट आज के टाइम पे वो क्लैरिटी बच्चों में भी नहीं है। होता क्या है सर, आज के ओनर्स को पता ही नहीं है, इस चीज की अवेयरनेस ही नहीं है कि वो एक फ्रेंचाइजर के साथ में टर्म्स कंडीशन साइन करवा सकते हैं, लीगली प्रोसेस कर सकते हैं। लोगों को आज ये पता ही नहीं है। देखो, पता नहीं है ये कहना गलत होगा। अगर पता नहीं है तो 2-3 चीजें हैं। फर्स्ट, गूगल के ऊपर आप जाओगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। चलो गूगल पे मिले, किसी कंसल्टेंट को हायर कर लो,
थोड़े से उसको पैसे दो, थोड़ी फीस दो उसकी, वो बंदा आपको पूरी चीजें समझाएगा ना, आपको लैंग्वेज में, आपकी जिस लैंग्वेज में, आपको पूरी चीज बताएगा। दिक्कत क्या है, मुझे जानना नहीं है, मुझे करना नहीं है, मुझे इसके ऊपर ना अपना समय और पैसा खर्च करना नहीं है। तो लोग है ना यहीं पर ब्लंडर करते हैं, यहीं पर वो चीजें गलत करते हैं कि भाई मुझे इसके पीछे कुछ खर्चा नहीं करना है, टाइम नहीं लगाना है, मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है, और बाद में जब उनका बड़ा नुकसान होता है तब सोचते हैं काश मैंने थोड़ा सा कर लिया होता। आज हमारे इंडिया के अंदर कंसल्टेंट जो है ना उनकी वैल्यू बहुत कम है, लेकिन इंडिया के बाहर आप जाओगे ना तो वहाँ पर कोई इंसान बिजनेस शुरू करने वाला है ना, जब वो सोच रहा है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, उससे पहले वो कंसल्टेंट हायर करता है। मुझे कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए, क्या नाम रखना चाहिए, कैसे सिस्टम बनाने चाहिए, कैसे पॉलिसीज बनानी चाहिए, कैसे टीम हायर करनी चाहिए, कैसे मार्केटिंग, ये पहले से ही वो कंसल्टेंट के साथ में प्री प्लान कर लेता है। और हमारे वहाँ पर इमरजेंसी में कंसल्टेंट को याद किया जाता है। जब बिजनेस खत्म होने वाला है तब हम ढूंढते हैं कि कोई आए और मेरे बिजनेस को बचाने में मेरी हेल्प करे। फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कहीं ना कहीं ये एक सेल्स टीम की क्वेरी है, बट ये ऑनर्स को पता भी नहीं है कि उनके कंपनी में ये एक प्रॉब्लम बन गई है। बहुत सारी कंपनियों की मैं बात करूं, वो प्रोडक्शन रिलेटेड हो गई, वो रिटेल के रिलेटेड हो गई, या फिर वो सर्विस बेस्ड भी क्यों ना हो गई। ऐसा हो गया है कि कंपनी में रेवेन्यू जनरेट करने का, इनकम का सोर्स सिर्फ एक है, सेल्स टीम, सेल्स डिपार्टमेंट। अब यहाँ होता क्या है, ऑल ओवर मैनेजमेंट या फिर ऑल ओवर ऑनर्स जो है वो सेल्स टीम के ऊपर में प्रेशर डाल रहे होते हैं कि आप सेल्स लाओ तो मैं अकाउंट डिपार्टमेंट की सैलरी करूँ, तो मैं मार्केटिंग में इन्वेस्ट करूँ, तो मैं मेरी कंपनी का लाइट बिल भरूं, मैं रेंट भरूं, ये चीजें हैं। अब वहां पे सेल्स टीम फ्रस्ट्रेट हो रही है कि मुझे कंपनी से सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन सारी जिम्मेदारी हम पे आ गई है। सेल्स टीम फ्रस्ट्रेट होकर चीजें इग्नोर कर रही है, कंपनी छोड़ दे रही है। इसका क्या सॉल्यूशन है सर? देखो, सेल्स करने की जवाबदारी सिर्फ सेल्स पर्सन की नहीं होती है, ठीक है, इसमें हर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। और पहले ना एक ऑनर को ये माइंडसेट लोगों का बनाना चाहिए अपनी पूरी टीम में कि सेल्स लाने की जवाबदारी सिर्फ सेल्स पर्सन की नहीं है, हर एक पर्सन की जवाबदारी है कि भाई आप ना अपने माइंडसेट में रखो कि मैं भी इसमें कंट्रीब्यूट करता हूँ। अब कैसे, एक होता है डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट, एक होता है इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट। जैसे कि एज एग्जांपल, सेल्स वाला बंदा फील्ड पे जाके रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, सेल्स क्लोज कर रहा है, तो अब उसका एक इनडायरेक्ट सपोर्टर होता है मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग करने वाला बढ़िया तरीके से लीड जनरेट कर रहा है, बढ़िया तरीके से अवेयरनेस कर रहा है, ब्रांडिंग कर रहा है, कस्टमर के साथ में अच्छा रिलेशन बना रहा है, तो उसके सेल्स क्लोज होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, एक डिपार्टमेंट होता है सर्विस डिपार्टमेंट, कि सेल्स होने के बाद में सर्विस उसको सही तरीके से जा रही है कि नहीं जा रही है। तो अगर उनकी सर्विस बहुत अच्छे से जा रही है तो कस्टमर उनके पास रिपीट आएगा या कस्टमर अच्छे से रेफरेंसेस देगा, तो वो भी इन्वॉल्वमेंट है क्या। तीसरा डिपार्टमेंट होता है कि उनके वहाँ पे जो प्रोडक्ट वगैरह बनाता है, तो प्रोडक्शन वाले की जवाबदारी होती है कि अगर सेल्स वाला बंदा सेल्स कॉन्फिडेंस तभी कर पाएगा जब उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी होगी बढ़िया, जहाँ पे वो छाती ठोक के बोल सकेगा कस्टमर को कि सर मेरी प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। तो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन वाले का भी उसमें रोल होता है। एक एचआर जो होता है उसका काम होता है कि पूरी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब लोग खुश रहें, उसके लिए माहौल बनाना। कई बार क्या होता है, ओवरलोडिंग के कारण काम का स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है और इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। और याद रखना, खुश होकर काम करने से आपका रिजल्ट बढ़ता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो एक एचआर का काम होता है पूरे माहौल को लाइट बना के रखना, तो वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक अकाउंट डिपार्टमेंट का काम होता है कि भाई टाइम से पेमेंट मांगना। अब पेमेंट मांगते समय आपको ध्यान रखना है कस्टमर हमारे से नाराज ना हो, हमारा पेमेंट टाइम पर आ जाए, हमारे ड्यूज जो है वो टाइम पर भर जाए, हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छा हो, हमारा बैंक के साथ अच्छा रिलेशन हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना सेल्स को सपोर्ट करती है। अब बाकी सब लोग ये ना सोचे कि भाई मुझे अपने अपने काम को बढ़िया से करना है, तो सेल्स वाला अकेला काम करके वो कितना मेहनत करेगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और बाद में लोग कंपनियां छोड़कर चले जाते हैं। तो ये ऑनर की जवाबदारी होती है कि ये अपनी कंपनी में ये माहौल बना के रखे कि भाई सेल्स लाने की जवाबदारी सिर्फ सेल्स वालों की नहीं है, सबका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अगर ये माहौल बना सकते हैं तो शायद सेल्स वाले के ऊपर कभी इतना प्रेशर नहीं आएगा। और जितना वो उनको, देखो क्या होता है, एक क्रिकेट टीम जब क्रिकेट खेलने के लिए उतरती है, कोई रन बड़ा चेस करने के लिए उतरती है, ठीक है, तो सबका रोल होता है। ओपनर ने अच्छी शुरुआत की
तो बाकी लोगों को लगता है कि यार कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रन बनेंगे, हम भी बना लेंगे। फिर सब थोड़ा कंट्रीब्यूशन अपना करते हैं और धीरे धीरे टीम मैच जीत जाती है। अब सिर्फ एक बंदे के ऊपर रहे सारा का सारा दारोमदार कि ओपनर गया, उसी की जवाबदारी है। थोड़ा माइंडसेट का खेल आ जा रहा है, ऑनर्स को खुद का भी माइंडसेट चेंज करना होगा इस चीज। बिल्कुल बिल्कुल। एक फैक्टर के बारे में सर आपने अभी बात की, मार्केटिंग की। मार्केटिंग का भी एक रोल है कि वो लीड उस तरीके से क्वालिटी वाली जनरेट करे। सर ऑनर्स का एक ये भी कंसर्न होता है, बिजनेस कोच से मिल करके ट्रेनिंग्स अटेंड करके उनको ये गाइडेंस तो मिल गया कि मुझे मार्केटिंग करनी चाहिए, बट वो कंफ्यूज है कि क्या मैं इन हाउस हायर करूं या फिर मैं फ्रीलांसिंग में करूं। अगर वो इन हाउस कर रहे हैं तो वीडियो शूट करने के लिए, एडिट करने के लिए, सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए, कैंपेन वगैरह रन करने के लिए वहां पे उनकी अच्छी खासी सैलरी जाने वाली है, क्योंकि ये पर्सन महंगी सैलरी में ही हायर होते हैं। तो वो कब फ्रीलांसिंग में करे तो उनको बेनिफिशियल है, कब वो इंटरनली करे? देखो, इनिशियल लेवल पे कोई भी बिजनेस अगर शुरू हो रहा है या फिर अभी स्टार्टअप फेज में है, तो वो ट्राई करे कि वो पहले किसी फ्रीलांसर से ही कांटेक्ट करें और उनसे ही काम करवाएं। जब तक आपकी कैपेसिटी नहीं बन जाती है कि आप अपने वहाँ पर इन हाउस मार्केटिंग टीम डेवलप करके उनकी सैलरी दे सको, तब तक आप इन हाउस मत डेवलप करो। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रीलांसर वाला बंदा आपको ब्रांड नहीं बना सकता, आपको वो इन हाउस का। तो फ्रीलांसर शुरुआत के टाइम पर ज़रूरी होता है। जैसे एज एग्जांपल, आपकी गाड़ी में और ओला में क्या फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क रहेगा, राइट ना? तो ओला में क्या होता है कि आपके पास गाड़ी जब तक नहीं है तब तक आप ओला में चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए आपको अपनी गाड़ी एक तो फ्यूचर में प्लान करनी ही पड़ेगी। तो उसी तरीके से मार्केटिंग को लेके भी है कि आप इनिशियल लेवल पे आपके पास फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है या फाइनेंस नहीं है, तो आप इनिशियल लेवल पे किसी एजेंसी से बात कर सकते हो या कई फ्रीलांसर से बात करके अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। बट फ्यूचर में आपको ये दिमाग में रखना है कि मुझे इन हाउस मार्केटिंग टीम बनानी है और वही लोग आपको एक ब्रांड लेवल पर लेकर जा पाएंगे। फ्रीलांसर्स आपको बहुत बड़े लेवल पर नहीं, क्यों? उसकी वजह भी है, फ्रीलांसर के पास आपके जैसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी कंपनियां होंगी, तो उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे जितना आपकी इन हाउस की टीम आपके बिजनेस को ग्रो करने पे ध्यान दे पाएगी। तो शुरुआत आप फ्रीलांसर से करो, बट आपका प्लान ये होना चाहिए कि मुझे एज सुन एज पॉसिबल इन हाउस मार्केटिंग की टीम डेवलप करनी है। सो एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा सर, अभी आपने एक और फैक्टर का नाम लिया, एचआर। सो उसी से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, ऑनर्स को आज के डेट में पता ही नहीं है कि एचआर से करवाना क्या है, और दूसरा टीम साइज कितनी होनी चाहिए जब एचआर हमें रखना चाहिए। लोग सोचते हैं कि मुझे 12-15 हजार में एचआर मिल जाए, और एचआर के आने के बाद वो सोचते हैं कि मैं उससे सीआरएम की कॉलिंग भी करवा लूं, और जो एचआर करता है वो तो वो खुद करे ही। तो एचआर को लेके आज के कंपनी ओनर्स बहुत ज्यादा निगेटिव है, उनको नहीं पता है कि कब हायर करना है, कब मेरी कंपनी की वो जरूरत है। एंड मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगर एक कंपनी में एचआर हायर नहीं करते हैं और टीम साइज 5-7 के ऊपर 10 के ऊपर हो गई है, तो वो कंपनी फ्यूचर में लॉस कहाँ कर सकती है? मुझे उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। देखो, हमारे इंडिया में एमएसएमई सेक्टर में सबसे ज़्यादा अंडर रेटिंग किसी को मिली है तो वो है एचआर। ठीक है, क्योंकि एमएसएमई में जितने भी बिजनेस काम कर रहे हैं उसमें से अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि एचआर हायर करना वेस्ट ऑफ मनी है। एग्जैक्टली, राइट ना? तो ये एक बहुत मिसकंसेप्शन, बहुत बड़ा भ्रम है। एक एचआर आपकी कंपनी में वो कर सकता है जो आप कभी नहीं कर सकते हो। एक ऑनर कभी वो चीज़ नहीं कर सकता जो एक एचआर कर सकता है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि एक एचआर करता क्या है। आपका जो एक एचआर होता है वो आपके वहाँ पर आपके लिए रिक्रूटमेंट करता है, पहली चीज़। दूसरा, आपके वहाँ पर आपने जो सिस्टम, आपको जो सिस्टम बनाना है वो सारे सिस्टम बनाने में आपकी हेल्प करता है, वो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करता है और टीम की बात आप तक पहुंचाता है और आपकी बात आपकी टीम तक पहुंचाता है। मतलब मिडिल मैनेजमेंट का वो काम करता है, मिडिल पर्सन का काम करता है। आपका एचआर जो होता है आपकी टीम के अंदर आपके सारे सिस्टम्स बना के आपके लोगों की जो सैलरी है ना उसको मैपिंग, आप जिसको क्या सैलरी दे रहे हो उसके हिसाब से उनकी प्रोडक्टिविटी क्या रही है वो मैपिंग करने का काम करता है। एक एचआर जो होता है आपके वहाँ पर एक माहौल बना के रखता है कि लोग आपके वहाँ छोड़ कर ना जाए। एक एचआर जो होता है आपको आपके रूटीन काम से फ्री करता है कि भी आपको रोज ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, टीम को मैं संभाल लूं, ताकि आप अपने और अदर प्रोजेक्ट के ऊपर या अदर जगह पर आप अपना फोकस कर सको। तो एक एचआर जो होता है उसका बहुत अहम रोल होता है।
तो आप एक एचआर हायर करोगे तो एचआर हायर करने के बाद आप उसके साथ सारा सिस्टम बना सकते हो, वो इम्प्लीमेंट कर देगा, नए बंदे ढूंढ सकते हो, लोगों को मैनेज कर सकते हो, लोगों से रिपोर्टिंग ले सकते हो, लोगों के लिए रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बना सकते हो, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज करवा सकते हो, और आपके पूरी चीज़ों की जवाबदारी एक एचआर की होती है। तो एक एचआर सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंपनी के अंदर। अब एचआर हायर कब करना चाहिए? तो एचआर आपको तब हायर करना चाहिए जब आपको लगता है कि मुझे ग्रोथ करना है। आपकी 2 लोगों की टीम है, 5 लोगों की, 50 लोगों की टीम है, जब आपको लगा कि मुझे अब ग्रो करना है, मुझे कंपनी को बड़ा करना है, आप एचआर हायर कर लो। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं कि इतने टीम मेंबर होने चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले एचआर ही हायर करो। आप कंपनी शुरू कर रहे हो ना, आप अकेले हो, सबसे पहले एचआर हायर करो। आपका पहला बंदा ही एचआर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एचआर होगा ना तो आप है ना, दिमाग में आपके टेंशन नहीं रहेगा कि भाई मैं सेल्स वाले कहाँ ढूंढा, अरे ये वो ढूंढ देगा। लोग टाइम पर आ रहे हैं कि नहीं वो देख लेगा। लोगों ने ड्रेस कोड पहना है कि नहीं पहना वो देख लेगा। लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो देख लेगा। ये सारी चीजें जो है वो एक एचआर कर सकता है। तो आपको जब भी लगे अब मुझे मेरी कंपनी को बड़ा करना है, ग्रोथ करना है, तो आपको एचआर हायर कर लेना चाहिए। अगर आपने एचआर हायर नहीं किया है तो आपका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि आप जो काम के अंदर बिजी हो, आप उसी काम में लाइफ टाइम तक बिजी रह सकते हो और आपका कंपनी बड़ा नहीं होगा, आपकी कंपनी ग्रो नहीं करेगी। एज एग्जांपल समझो, एक ऑनर जो है अभी के टाइम पर, हम जितने भी बिजनेसमैन को मिलते हैं 80% बिजनेसमैन अपनी कंपनी में वॉचमैन बन के रह गए। वॉचमैन मतलब क्या? कि वो ऑफिस इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको देखना है कि सब काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो ऑफिस इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको देखना है कि सब लोग आए हैं कि नहीं आए। वो ऑफिस इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको देखना है कि सब लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अरे ये आपकी जवाबदारी नहीं है, एक एचआर रखो, ये सारी चीजें वो देख लेगा। तो जब तक आप एचआर नहीं रखोगे ये सारा चीज आपको करना पड़ेगा। आप अपनी फैक्ट्री या अपनी ऑफिस से कभी भी मेंटली फ्री हो ही नहीं सकते कि मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगा तो अच्छा चल रहा है। तो आपको एचआर न रखने के बाद आपको खुद जाना ही पड़ेगा, और आप खुद जाओगे तो जाहिर सी बात है आपके बिजनेस को ग्रोथ करने का जो काम है वो कब करोगे? आप नए प्रोडक्ट कब ढूंढोगे? नए प्रोडक्ट को बेचेंगे कैसे, वो कब करोगे? आप अपने लिए नया मार्केट कब ढूंढोगे? आप अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस कब करोगे? मार्केट में आप ट्रेड शो में कब जाओगे? एग्जीबिशंस में कब जाओगे? आप जब रोज फैक्ट्री जा रहे हो, रोज ऑफिस जा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने एचआर नहीं रखा है। तो आपको वहां पर जाके सिर्फ देखना है, टीवी आपको लगा के कि भाई कौन क्या कर रहा है, यही चीज देखना है, तो आपका धंधा बढ़ेगा कैसे? तो एचआर ना हायर करने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको रोज एक एम्प्लॉय की तरह ऑफिस जाना होता है, फैक्ट्री जानी होती है, करना कुछ नहीं है उधर जाके सिर्फ बैठना है। हम कितने सारे बिजनेसमैन को देखते हैं, वो सुबह में टाइम पर आ जाएंगे, कैमरा चालू करेंगे, अपना एलईडी टीवी बड़ा साउंड रखा हुआ है पूरा, आजकल तो वो साउंड क्लियर आनी चाहिए तो वो पूरा चालू करके एक एक कैमरा चेक करेंगे, एक एक बंदे के ऊपर लगाए कौन क्या कर रहा है। तो पूरा दिन वो वही करते हैं, और पूरा दिन वही करने के बाद फिर वो फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करते हैं, यार साल में बिजनेस बढ़ा नहीं। तो आपने बढ़ने वाला काम किया क्या? रोज ऑफिस आने से धंधा बढ़ जाएगा, रोज कैमरा चेक करने से धंधा बढ़ जाएगा। तो ये चीज जो है ना, इनके दिमाग में जो सबसे बड़ी चीज है बहुत गलत है, निकलना पड़ेगा इसमें से। आज देखो ना, दुनिया का कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कितनी $multi-million की कंपनी चला रहे हैं, और एक नहीं सैकड़ों कंपनी चला रहे हैं। अब हर जगह थोड़ी रोज जा रहे हैं, उन्होंने सिस्टम बना दिया, एचआर बिठा दिया, उन्होंने मार्केटिंग मैनेजर रख दिए हैं, सेल्स मैनेजर, सब तरह के लोग रख दिए हैं, सिस्टम बना दिया है, लोग अपना काम कर रहे हैं। मैं ऑफिस जाऊं कि ना जाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पहले दिमाग में से निकालना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन का काम ये नहीं होता है कि रोज ऑफिस जाके कैमरा चेक करें, लोगों पर ध्यान रखें। इसके लिए आप किसी भी एचआर को हायर करो, ये सारी चीजें आपके लिए वो करके दे सकता है। तो एचआर ना रखने से आपकी कंपनी का ग्रोथ जो है ना वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एंड सर, थैंक यू सो मच। ये सारी ही क्वेरीज थी हमारे बिजनेस ओनर्स की, हमारे व्यूअर्स की। तो आई होप कि आज के पॉडकास्ट के हिसाब से लोगों को कुछ सीखने मिलेगा और लोग अपने बिजनेस में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड बिजनेस को ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।